जो आज अदालत का फैसला है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, जिसमें ये अंडरटेकिंग ली गई है कि पहली तारीख तक यानी अगली तारीख तक 11 जनवरी तक जो वज़ीर आला हैं वो असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे। कानून जो है वो बहुत वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर वो असेंबली का सेशन कॉल करेगा, पावर है गवर्नर को प्रोरोग करने की, दोनों पावर्स मौजूद हैं। राना साहब, शुरू में पीडीएम के जो कायदीन हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ दी जाए तो ठीक है, वफाकी इलेक्शंस के तरफ हम चले जाएंगे। इन हालात में जब इतनी मुल्क में सियासी कन्फ्रंटेशन है, क्या इलेक्शन में जाना ऐसा बेहतर नहीं होगा कि पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा और फिर जिसको अवाम चाहेंगे वो हुक्मरान बन जाएंगे? नहीं, ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मफाद में नहीं है। पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ नहीं है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। ये बताइए कि आज अंडरटेकिंग दी है, मजबूरन दी गई है अदालत ने, क्योंकि कह दिया था, आगे की प्लानिंग क्या है? आर्टिकल 130 के क्लॉज 7 के मुताबिक समरी भेजी गई है इजलास बुलाने की स्पीकर को, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके लिए सारी बातें वो लेटर भी लिख दिया, स्पीकर साहब ने सारे काम कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। अलीना इलियास हमारी को एंकर मेरे साथ हैं और हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है जनाब अनवर मंसूर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल, माहिर कानून है और पाकिस्तान के सियासी और कानूनी मामलात को इनसे बेहतर कौन जानता है। अनवर मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पंजाब का जो ड्रामा है तो पॉलिटिक्स, लेकिन उसने एक लीगल शक्ल इख्तियार कर ली। जो आज अदालत का जो फ़ैसला है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, जिसमें ये अंडरटेकिंग ली गई है कि पहली तारीख तक यानी अगली तारीख तक 11 जनवरी तक जो वज़ीर आला हैं वो असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। और इसमें पहले भी मैंने कहा था कि कानून जो है वो बहुत वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर दो चीज़ें हैं और दो मुख्तलिफ तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली चीज़ जो है वो ये है कि क्या गवर्नर जो है वो असेंबली की सेशन कॉल कर सकता है जब सेशन ऑलरेडी मौजूद है और चल रहा है। और जाहिर है कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर काफ़ी बहस की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा हुआ है, मगर जो चीज़ कही गई है वो आर्टिकल 130 है, सब आर्टिकल 7 है शायद, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो असेंबली का सेशन कॉल करेगा, और साथ में एक और चीज़ भी कही है कि पावर है गवर्नर को प्रोरोग करने की, दोनों पावर्स मौजूद हैं। और जब हम ये कहते हैं कि असेंबली का सेशन जो है उसको कॉल करेगा, इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर ये है कि कोई असेंबली का सेशन मौजूद नहीं है और उसको बुलाया जा रहा है कि वो सेशन पे बैठे और इसके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहस करके और ये डिटरमिन किया जाए कि क्या जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सीएम ने लिया है या नहीं लिया है। ठीक। अब दो चीजें हैं इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर जो कि नजर आती हैं। पहली तो ये है कि गवर्नर ने पहले तो अपना माइंड मेकअप करना है कि हाँ, सीएम जो है वो अपनी अथॉरिटी खो चुका है।
मगर उसका इफेक्ट क्या है कि वो असेंबली का सेशन कॉल करेगा अगर वो ये समझते हैं कि उनका अपना जो मैंडेट है वो रहा नहीं है, और इसके आगे फिर गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है और फिर पार्लियामेंट का रोल शुरू हो जाता है। ठीक। जब पार्लियामेंट के सेशन मौजूद था और जब स्पीकर ने ये बात कह दी जाकर कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि सेशन मौजूद है, तो एट बेस्ट ये कर सकते थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, जो कि सेशन में ला सकते हैं। मगर गवर्नर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये दो चीजें हैं बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि गवर्नर के पास ये इख्तियार था कि वो रिजेक्ट कर दे इसको, इसलिए कि उसने तो सिर्फ असेंबली की सेशन को कॉल करना है बस, और उसके बाद फिर वोटिंग होनी है वहां पर। अब जब दूसरा सेशन पार्ट आया उसका, और उसमें उन्होंने ये कहा गवर्नर ने कि क्योंकि सीएम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया है इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया है और उसको डिनोटिफाई करना जरूरी हो गया है। अब इसके अंदर भी दो इश्यूज आते हैं। पहला इशू तो ये है कि अगर जो स्पीकर है उसने अगर असेंबली की नशिस्त कॉल करने से इनकार कर दिया है फॉर दिस पर्पस, तो इसमें सीएम का कोई कसूर नहीं है, और सीएम ने ये कहीं नहीं कहा है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूंगा। जब ये बात हुई है तो इसका मतलब ये भी वाजे हो गया है कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि सीएम ने नहीं चूंकि लिया है इसलिए वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, बज़ाहिर मुझे ये भी लगता है कि ये भी इलीगल है, बिकॉज सीएम ने रिफ्यूज नहीं किया है, असेंबली का सेशन ही कॉल नहीं हुआ था फॉर दैट पर्पस। अब दूसरा हम आगे आते हैं जब कोर्ट के अंदर मामला चला गया। कोर्ट में जब गया है, अब मैं बज़ाहिर मुझे नहीं पता वहां एग्जैक्टली क्या बहस हुई है क्या नहीं हुई है, मगर जब कोर्ट ने ये ऑफर किया कि हम आपका ये सस्पेंड कर देंगे डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप ये कहें कि इंटरिम पीरियड के अंदर, आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरिम पीरियड ओनली, कि इस दौरान में जब स्टे हुआ है आपका, उस दौरान आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो बज़ाहिर कोई इसमें गलत बात नहीं है, मगर मुझे सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि ये आर्गू क्यों नहीं किया गया है, या अगर आर्गू किया है तो क्या कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है गवर्नर का वो बजाते खुद गलत है। वो जो है उसके अंदर जो है इबाहम है। जब स्पीकर ने असेंबली उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉल ही नहीं की है, या वो एजेंडा कभी रखा ही नहीं गया है, टेबल ही नहीं हुआ है, तो सीएम के ऊपर ये कसदन लगाना ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर ये आर्गू होता तो आई एम श्योर कोर्ट इसको कंसिडर करती है इस बात को, मगर अब चूंकि उन्होंने बात कर दी है और एफिडेविट दे दिया है कि इस इंटरिम पीरियड में वो नहीं लेंगे, तो उस सूरत में मैं समझता हूं कि अब यही रहेगा और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से ये बात कही, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो गवर्नर साहब के वकील हैं वो अदालत सारा दिन देखती रही और एक दो दफ़ा कॉल भी किया, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे आए और कहा अदालत ने कि हम सारा दिन आपको बुलाते रहे लेकिन आप नहीं आए। तो अनवर मंसूर साहब, लेकिन ये जो बात है कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये जो इस वक्त डिमांड है कि असेंबली ना टूटी जाए, ये PMLN कर रही है, ये जरदारी साहब कर रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं,
और लाहौर हाई कोर्ट का 5 मेंबर्स पर, ऑनरेबल मेंबर्स पर मुश्तमिल जज, वो भी ये कह रहा है कि जी आप हमें ये अंडरटेकिंग दें कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे। मुझे क्योंकि गलत नोटिफिकेशन जारी हुआ या सही हुआ, इसका अदालत को फैसला करना था। ये अंडरटेकिंग जो है, ये जो अदालत की तरफ से ये कहना, ये ऑफ़र करना, और इस पर फिर एंड भी इसी पर हुआ कि जी अंडरटेकिंग दें, आपके असम्बली नहीं, तो इसका मतलब तो फिर ऐसा लगता है ना कि बस असम्बली जो है वो ना टूटे, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। और ये सियासी तौर पर उस बयानिए के ख़िलाफ़ है जो जिसके लिए इमरान खान स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए समी साहब, बहुत सारी इसके अंदर बातें बन सकती हैं और बनाई जाएंगी भी। यस, पीडीएम तो ये चाहती है कि असेंबली ना टूटे, ये भी है, मगर साथ में मैं ये भी कहूंगा कि परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते हैं कि असेंबली टूटे। तो क्या हम किसी को इस बात पे, किसको हम वो करेंगे कि कौन शख्स है जो ये चाहता है कि असेंबली न टूटे? लेकिन अनवर मंसूर साहब, कोई ऐसी चीज जी, परवेज इलाही साहब ने तो लिख के दे दिया, और जिस दिन तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, अगर वो उसी दिन असेंबली तोड़ना चाहते तो वो टूट सकते थे। इसलिए परवेज इलाही साहब की इंटेंशंस पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क, उनकी राय है, वो तो खुला कहते हैं कि अभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो लिख के दे दिया था इमरान खान साहब को कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। बिल्कुल ये लिख के दे दिया था, मगर वो समरी जो है वो साइन करके दी थी, मगर साथ में ये भी एक आपको उनके उसके फौरन बाद एक जो बड़ी मशहूर उसका वो आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो बाजवा साहब से बहुत वो हूँ, मेरे बड़े उनके ऊपर एहसानात हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि अगर आप इसको भी देखें, और इनको उसके बाद हम जाकर क्या कहते हैं वहाँ पर मुनीस इलाही साहब ने भी फिर उसको जाके वो करना शुरू किया खान साहब के साथ। देयर इज समथिंग जो कि हमें शायद सामने नहीं आई है मेरे हिसाब से, और मैं जो इतने रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो मैं कहता हूँ कि ठीक है परवेज इलाही साहब ने साइन करके दे दिया था, मगर वो सिग्नेचर जो था वो दैट इज नॉट सफिशिएंट अनलेस वो समरी जो है वो मूव की जाती प्रॉपर तरीके से, और उसका नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर को भेजा जाता, जिसके 48 घंटे के अंदर असेंबली को करना था। लेकिन अनवर साहब वो तो फैसला इमरान खान साहब का था कि जुमे को वो ये सब कुछ करेंगे, और उसके बाद भी इमरान खान साहब की जो उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब मेरे साथ हैं, और फिर उसके बाद मुनीस इलाही उनके साथ हर चीज़ में शरीक हैं। तो चले, मैं आपकी जो बात है वो अपनी जगह पर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मुझे ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज अदालत ने 2 दफ़ा वक्फ़ा किया, और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उन्होंने इनकार किया। पहले उन्होंने कहा कि हम ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे, फिर अदालत ने घंटे का टाइम दिया, यानी नज़र ये आ रहा था कि अबूरी रिलीफ नहीं मिलेगा अगर ये अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी। तो मैं इस चीज़ पर ज़रा उलझा हुआ हूँ कि ये किसने प्रे की उनसे जाके, गवर्नर का वकील आया नहीं और बैरिस्टर अली ज़फ़र ये अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो 5 फाजिल जजेस जो हैं वो इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ये हमें दें कि असेंबली नहीं टूटेगी, अंडरटेकिंग दें। देखिए, मैं जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है, मुझे चूंकि उनके आर्गूमेंट्स का नहीं पता एग्जैक्टली क्या बात हुई है और किस पैराए पे लेके गए हैं जजेस, ये भी प्रॉब्लम है कि दो चीज़ें होती हैं कोर्ट के अंदर, और वो चीज़ें ये होती हैं बेसिकली कि अगर आपको एक दिया जा रहा है कि हम जो हैं आपको एक बेनिफिट देंगे, मगर अगर आपने उस बेनिफिट का फ़ायदा उठाकर और असेंबली तहलील कर दें, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि आप वन साइडेड उस पर चले गए हैं। तो हमें आप, क्योंकि केस पूरी तौर पर सुना नहीं जा रहा है और इंटरिम इसके ऊपर वो जा रहा है, तो इसलिए भी कोर्ट्स ये कह सकती हैं। और इसके अंदर इसके अलावा ये कहना कि किसी ने दबाव डाला है कोर्ट के ऊपर या नहीं डाला है,
मैं इस स्टेज के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, इसलिए कि ये अभी एक ही दिन के हुआ है। अब चीजें खुलेंगी तो फिर नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी भी ये मैं भी ये बात नहीं कह रहा कि कोर्ट ने किसी दबाव के तहत फैसला किया। अच्छा, एक और चीज़ जब मैं देख रहा था प्रोसीडिंग्स तो सामने आई, एक ऐसा इम्प्रेशन आता है कि जैसे हमारी अदालतें जो हैं, हायर कोर्ट्स जो हैं, सुपीरियर कोर्ट्स, वो एक मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कानून तो ये कहता है कि अगर कोई दरख्वास्त आती है तो उसका फ़ैसला आप कानून के मुताबिक करें, लेकिन ये कहना कि अगर आप ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे तो हम मेरिट पे फैसला करेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि वैसे मेरिट पे फैसला नहीं होता? ये एक बड़ा कॉमन हमारे पास है, वो तरीका हो गया है कि आप लोग आपस में तय कर लें वरना हम मेरिट पे कर देंगे, फिर किसी के हक में भी जा सकता है। ये तो पंचायत हो गई ना, फिर अदालत तो नहीं है अनवर मंसूर साहब। जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूं इस बात को, मगर ये हम रोजमर्रा केसेस के अंदर भी, रेगुलर केसेस के अंदर भी ये हम एटीट्यूड देख रहे हैं कोर्ट्स का। मुझे कुछ हद तक तकलीफ भी होती है, और मगर ये है कि बहरहाल अब एक ये कहा जाता है कि कोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, और कोर्ट्स ऑफ लॉ जो हैं वो कानून के मुताबिक करती हैं। और अगर आपको किसी से बेसिकली आप कॉम्प्रोमाइज कराने के चक्कर में हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ हो रहा है, तो फिर कोर्ट्स को क्यों वो किया जाता है कि कोर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर क्यों नहीं वो करते कि कॉम्प्रोमाइज किस तरह से जो है वो कानून के खिलाफ किया जा सकता है। कानून है और कानून के हिसाब से होना चाहिए फैसला। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे कि कोर्ट्स ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो हावी होना चाहिए, बजाय इसके कि कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर जो है फैसले हो। अनवर मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और मैं बहुत ही आपका मशकूर हूँ इस हवाले से। और अब राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत आप मसरूफ़ होंगे। अभी अनवर मंसूर साहब से भी यही बात हो रही थी। तो एक चीज़ पॉलिटिकल, टेक्निकल या लीगल कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आम इंतखाबात जो हैं, सियासी जमातें तो बहुत खुशी से जाती हैं इस प्रोसेस में, बिकॉज विल ऑफ पीपल जो है वो इससे पता चलता है। लेकिन एक तासुर है ये कि पीडीएम जो है वो इंतखाबात इस वक्त नहीं चाहती, ये इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। जब यानी इमरान खान साहब ये कहते थे कि एक दिन पहले भी जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो उस वक्त ये तसर क्यों नहीं था और अब ये तसर क्यों है? हम बिल्कुल असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और वक्त के ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। उससे पहले अगर ये कोई असेंबली तोड़ना चाहते हैं तोड़ें। अगर पंजाब में जो है वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम असेंबली तोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनका चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू देता है कि जी जो है ये अपना 99% हमारे लोग जो है वो असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं है। तो उस सूरत में अगर हमने इनको कहा कि भाई एतमाद का वोट लें, तो ये एतमाद का वोट कल लेते और उसके बाद केपीके की असेंबली जो है ये तोड़ें। क्यों नहीं तोड़ रहे वो केपीके की असेंबली को? उसको तो किसी ने नहीं रोका। अच्छा, तो ऐसी सूरत में जी जो है वो ये ठीक है, एक प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन नहीं चाहते। बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं, ये असेंबलियां तोड़े, ये केपीके असेंबली तोड़े ना सुबह, उसका तो इलेक्शन शुरू करवाए ना। उसके बाद जैसे ही 11 तारीख को अदालत से फारग होते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसके बाद असेंबली पंजाब भी तोड़ दें, यहाँ पे भी हो जाएंगे इलेक्शन। अच्छा राना साहब, शुरू में पीडीएम के जो कायदीन हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ दी जाए तो ठीक है, वफाकी इलेक्शंस की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया तो फिर उसके बाद
कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अभी आज भी जो अदालत में जो अंडरटेकिंग हुई है कि असेंबली ना टूटे, तो इन हालात में जब इतनी मुल्क में सियासी कन्फ्रंटेशन है तो क्या इलेक्शन में जाना ऐसा बेहतर नहीं होगा कि पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा और फिर जिसको अवाम चाहेंगे वो हुक्मरान बन जाएंगे? नहीं, ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मफाद में नहीं है, लेकिन PMLN का ये मौक़िफ़ नहीं है। PMLN का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए, और अब भी PMLN का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन से भागें। लेकिन अब हम इसका हमारे पास क्या हल है कि सिंध असम्बली तो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इस फितने और फसाद पे मबनी जो है वो इसके बयानिए कि हम क्यों जो है वो अपना तकलीद करें, हम इसकी डिक्टेशन क्यों लें। हम तो हरगिज किसी कीमत पे असम्बली नहीं तोड़ेंगे। बलूचिस्तान के लोग आप बाप पार्टी को पूछ लें, बाकियों को पूछ लें, वो बिल्कुल असम्बली जो है वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम फिर वो दो असम्बलियों को किस तरह से जो है वो हम उनको डिसॉल्व करवाएं इनकी जो है वो फरमाइश के ऊपर। जब ये सूरत है तो उस सूरत में जो है वो फिर जो असम्बली टूटेगी उसी का इलेक्शन होगा ना, बाकियों को तो हम दो को नहीं तोड़ सकते। फेयर एनफ, बिल्कुल सही बात है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं तोड़ना चाहती तो नून लीग उन्हें बिल्कुल कंपेल नहीं कर सकती, सही बात है। अच्छा, अब एक इस सिचुएशन में अगर गुफ्तगू हो जाए आपस में जमातों की, PTI की और PDM की, तो इसमें कोई भी अगर पहल करेगा तो वो नज़र आएगा कि मुल्की मफाद के लिए आप बिल्कुल यू आर राइजिंग अबव योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो कोई ऐसी बात कोई बन सकती है? आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, बड़ा आप समझते हैं मामलात को। भुट्टो साहब मौदूदी साहब के घर चले गए थे जब PNA की मूवमेंट चल रही थी, तो आपस में गुफ्तगू के लिए ईगो को पीछे रखना ये तो एक बहुत ही काबिल तारीफ कदम होगा। नहीं, हमारी तो ईगो है ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, और वो कहता है कि अगर मैं आपके साथ बैठा तो उससे तो बेहतर है मैं मर जाऊँ। वो तो कहता है मैं मर जाऊंगा अगर मैं अपने मुखालिफ सियासतदानों के साथ बैठा। तो ये उसने बाकायदा 3.25 साल भी करके दिखाया है, अब भी जो है वो यही कर रहा है। यानी वो सियासतदान तो है ही नहीं, वो तो समी साहब एक फितना है। ये एक ऐसी चीज पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो गई है कि इसका अगर कोई मौसर इलाज ना हुआ, ये इस मुल्क और कौम को, इस सिस्टम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हिटलर भी जो है वो बड़ी तकरीरें करता था, वो भी बड़ा पॉपुलर था, लेकिन उसने बाद में फिर अपनी कौम को 50 साल की जो है ना वो गुलामी उस कौम ने जो है वो देखी है। ये बंदा जो है, ये बंदा ना इसका कोई जमहूरी अपना तरीकाकार है, ना ये कोई सियासी तरीकाकार है। जाती किरदार जो इसका है वो सारी दुनिया के सामने आ रहा है। तो ये आदमी जो है इसकी शनाख्त इदराक करना चाहिए कौम को, वरना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये इलेक्शन भी इस मसले का हल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है। इलेक्शन आप करवाएं फिर नहीं मानेगा ये कहेगा मुझे रिजल्ट नहीं कबूल, और ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बंदा ठीक, मैं इसके नीचे इलेक्शन ही लड़ूंगा। अगर रिजल्ट इसके हक में आ जाएगा तो फिर भी ये जो है वो कोई अपना इस मुल्क की बेहतरी या कोई सियासत नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जो इसने 3.5 पौने 4 साल किया और इस मुल्क का बटा बढ़ाया इसने। अच्छा राना साहब, तो इसका तो कोई हल नहीं है मासवा इसके कि इसको सियासत से माइनस किया जाए। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं ये इसी पर सवाल करना चाह रहा था। आप फितना करार दे रहे हैं, सियासत से माइनस करने की बात दे रहे हैं। तो है वो, मैंने क्या करार देना है इसको? नहीं, लेकिन इससे तो फिर ये तासुर आता है कि जैसे आप जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, और उन पर एक हमला भी हुआ है। वोट सियासत से माइनस करना चाहते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर हमला इसके ऊपर जो हुआ है ना, वो मजहबी जुनूनी है, वो बैठा है, उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। वो सेल्फ मोटिवेटेड मजहबी जुनूनी था जो इसकी बातों के ऊपर जो है वो मोटिवेट हो गए तो इसके ऊपर हमला करने आ गए। राना साहब, उसके जो मोहल्लेदार हैं, उसके जो अजीज हैं, वो तो ये बताते हैं कि ना वो कोई मजहबी जुनूनी था, वो इंतहाई गरीब आदमी था। और फिर वीडियोस ऐसी आई हैं उस इलाके में जो नून लीग के कायदीन थे वो तकरीरें कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उड़ा देंगे, मार देंगे। तो एक
जनूनियत के पास भी तो तकरीबन 2 से 3 महीने पहले थी ना इन्फॉर्मेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरा प्लान बनाया जाएगा और मजहब का नाम लिया जाएगा। जी 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 राना साहब, किसी का तल्लक नहीं साबित हुआ, किसी का। पूरी इन्वेस्टिगेशन सबके सामने है। ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड, अपना वो ऐसे ही मोटिवेटेड था जिस तरह से एक बंदा मोटिवेट हुआ और उसने जाके चोरी एहसन इकबाल को फायर मार दिया। बाद में उसके पीछे भी हमने पूरा इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट किया, कोई चीज नहीं मिली। ये लोग इस तरह से होते हैं। राना साहब, खान साहब तो पहले ही ये कह रहे थे, उससे भी ये चीजें जाहिर होती। खान साहब तो, इमरान खान ने तो पहले ही ये बात कही तकारीर में कि ये मुझे मजहबी जनूनियत के नाम पर मारेंगे। और ये फ्रॉडिया 2 नंबर आदमी है, ये इसकी 2 नंबरी है। आप मुझे बताएंगे ये इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो हैं, ये कह नहीं रहा था पिछले 6 महीने से कि मेरी वीडियो आएगी, मेरी टेप्स आएंगी, मेरा ये आएगा। इसे पता था कि सारा कुछ है और ये आना है। लेकिन राना साहब टेप्स तो सबकी आई हैं, फोरेंसिक किसी का भी नहीं हुआ, तो किसी साइड पे भी जो चलो करवाएं, फोरेंसिक करवाएं ना, जिसका कहते हैं करवा देते हैं। आप गवर्नमेंट में आप करवा लें, आप वज़ीर दाखिला है, आप कौन रोकता है? आप सारी एफआईआर को हदायत दें। जी हमने करवाया है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, दुरुस्त है। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई कि कहां से कराया, किस लेबोरेटरी से, कोई मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्टें भी हैं, जब आप गए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फिर तो आपको इसे पॉलिटिकली यूज करना चाहिए, उसे लेकर आए मंजर आम पे, अगर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आप मुझे बताएं, वो तस्दीक ही नहीं कर रहा। आप अपना बयानिया बनाएं। ठीक है, अच्छा मैं अब एक तो बयानिया बन रहा है ना, बयानिया जो है, अब पूरी कौम जो है, लोग जो है इन चीजों को बासवाए चंद ऐसे लोगों के जो गुमराही का शिकार हैं, सारी दुनिया जो है वो महसूस कर रही है, देख रही है सारी। अच्छा राना साहब, ये सवाल मेरा आपसे, मैं बहुत आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि अरशद शरीफ की शहादत हुई और उसने, मैं भी उसके साथ था, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनमें पर्चे दर्ज हुए मुख्तलिफ जगहों पर। ये ज़मीन जो है तंग हुई, फिर निकाला गया उसको दुबई से भी, वहाँ से उसकी भी लोगों ने गुफ्तगू कन्वर्सेशन सुनी, लेकिन जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो तो नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन। और बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो, हम ये बिलीव करते हैं कि हुकूमत इस मामले में सिंसियर नहीं है, हुकूमत नहीं चाहती कि पता चले। सुन ले ना हुजूर, हुकूमत को खामखा जो है वो, आपने अगर हर मामले में खरीदना है तो वो आपकी मर्जी है, हुकूमत का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रही है। जीआईटी उन्होंने बनवाई है, अफसर उन्होंने खुद देखे हैं और अफसर बदलवाए हैं। उसके बाद उनको कहा कि हर 15 दिन बाद आपने अपनी इंटरम रिपोर्ट हमें पेश करनी है। इसमें हुकूमत जो है वो ना ज़ेर ना ज़बर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हुकूमत ना ज़ेर या ज़बर, तो फिर पुलिस की मुद्दत में एफआईआर क्यों दर्ज हुई? उसकी फैमिली की, उनकी वालदा की जो एफआईआर है वो क्यों नहीं दर्ज हुई? नहीं, वो दर्ज नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उसमें जो है वो जुर्म जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ, वो वहाँ पे कीनिया पे हुआ है, और वो जो रेलेवेंट लॉ है उसके मुताबिक स्टेट ही मुद्दई बन सकती है। लेकिन अरशद, इसके 2 इसके हिस्से हैं, एक तो गोली चली, एग्जीक्यूशन हुई वो कीनिया में, तो प्लानिंग तो यहाँ पर हुई, तो वर्षा जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, तो एफआईआर तो जो वर्षा कह रहे हैं उसके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए थी ना। ये तो पाकिस्तान का कानून है। देखें, उसमें वर्षा छोड़ के उसमें जिसका भी जो मौक़िफ़ है, उस एफआईआर को इसीलिए जो है वो ओपन रखा गया है। आपका एक वर्शन है, आप दे दें, मेरा वर्शन है, मैं दे दूं, उनकी फैमिली का वर्शन है, वो अपनी दरख्वास्त दे दें। हर पहलू के ऊपर जो है वो जीआईटी इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर दी सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, आपने वक्त दिया हमें बहुत का। बहरहाल उनका अपना एक मौक़िफ़ है और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका बयानिया और जो भी वो कहते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने वही रिपीट किया। लेकिन अलीना, लगता मुझे ये है कि ये जो सारा मामला है इसमें एक बिल्कुल टोटली एक डेडलॉक है, और जो और मुझे समझ आई गुफ्तगू से इस वक्त जो यहाँ पर हो रही है, जो राना साहब ने तो नहीं की, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इमरान खान साहब के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो अलायंस है, जो पीडीएम है वो ये समझती है कि उसके अंदर ब्रेक होनी चाहिए, कोई दरार होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग
परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू करते हैं, नेगेटिव गुफ्तगू मोनस साहब के हवाले से। तो मैं पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा से बात कर रहा था, तो उसने बेसिकली उसने ये कहा कि ये जो परवेज़ इलाही साहब पर तनकीद है ना, ये बेसिकली इमरान खान पर तनकीद है कि वो जो ये कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे हैं, चौधरी साहब ऐसे हैं, तो वो इमरान को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि वो चौधरी साहब के साथ क्यों है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा और प्रोग्राम को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तजिए में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और अब नौजवान डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वासिक क्यूम अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। उनसे पीटीआई की इनसाइड जो इस वक्त बहस चल रही है उस पर बात करते हैं। वासिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बड़ा हेक्टिक दिन आपने गुजारा होगा और आप बड़े यंग डिप्टी स्पीकर हैं। आपको देख के यकीन नहीं आता कि आप असम्बली में डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आप उसकी एक सबसे एक बड़ी आप मिसाल हैं। ये बताइए कि आज अंडरटेकिंग दी है, मजबूरन दी गई है अदालत ने, क्योंकि कह दिया था, तो आगे की प्लानिंग क्या है? अभी एतमाद का वोट लिया जाएगा और फिर इंतज़ार किया जाएगा असम्बली, इसके हवाले से, टूटने के हवाले से क्या ताज़ा तरीन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ताज़ा तरीन आपसे ये शेयर करता हूँ कि मैं पहले भी 3-4 दफ़ा जो साथियों से यही बात की कि देखें, आप लोगों ने, जो अपोजिशन है, उन्होंने हमें समरी भिजवाई गवर्नर की तरफ से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और यकीनन वो इसलिए उन्होंने भेजी कि भाई कि हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेगी और ये ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली में भी जमा कराई, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा कि यकीनन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम खुद मुकम्मल करा लेंगे, इनसे बंदे तोड़ लेंगे और तब भी गवर्नमेंट घर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरत हाल में अपोजिशन ये चाहती थी कि गवर्नमेंट घर चली जाए, और जबकि गवर्नमेंट ने इन दोनों में से एक अमल को कॉन्स्टिट्यूशनल जाना जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, और हम ये कह रहे थे कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से आर्टिकल 130 के क्लॉज 7 के मुताबिक समरी भेजी गई है इजलास बुलाने की स्पीकर को, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके लिए सारी बातें, वो लेटर भी लिख दिया, स्पीकर साहब ने सारे काम कर दिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने उस उजलत के अंदर वो बुलाया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा, और फिर इन्होंने जो सीएम के खिलाफ भेजी हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो वापस भी ले ली और लेके कहा कि भाई हम लोग इसको ऑर्डर दे देते हैं गवर्नर की तरफ से कि हम इसको खत्म कर दें। तो हमने तो रात को ही कह दिया था कि जिस जिल्लत में आपने लेटर पहला निकाला है, उसी जिल्लत में आपने लेटर दूसरा निकाला है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपके मुंह पे पड़ेगा और ये आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज अदालत के अंदर क्या हुआ? अदालत ने फिर उनसे वही सवाल आज जवाब किए जिसके ऊपर पहले भी जो आपका यानी आपका मौक़िफ़ दुरुस्त आज मान लिया गया, और जो गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था अदालत ने फिर उसको उड़ा दिया। अच्छा, कुछ और खबरें भी आ रही हैं। रद्दी का पेपर था, वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, और भी कुछ पीटीआई के लोग, कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके दबाव डाल के उनसे लिखवाया गया। देखिए, मैंने यकीनन आज का दिन हमारा असेंबली का इजलास भी था और अदालती कार्रवाई भी थी, ज्यादा उस पर फोकस रहे, लेकिन हैरानकुन बात है कि रात को 12:30 बजे के बाद लेटर निकलता है, उसके घंटे 1-2 के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर निकल आया, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है। ये सुबह भी निकाला जा सकता था, ये ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं होता ये टाइम। तो मेरे नज़दीक यकीनन ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है जिसको प्रूव करना अभी बाकी है, और यकीनन 11 तारीख को जो सबको समन किया गया ना कि सब भी आ जाए, इक्का दुक्का बाहर बैठ के बयानबाजी खत्म करे, अदालत के कमरे में आके बयान कर दे कि क्यों समरी लिखी, क्यों ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के ऊपर रातों रात क्यों दोबारा ऑर्डर निकले तहलील करने के, खत्म करने के, उसको एंडोर्स करने के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या स्टेटस है। ठीक हो गया। ये सारे मामलात जो है ना, वासिक साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे ये बयान कीजिए कि चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नर को अब जो असेंबली का सेशन होगा इसमें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि सब कुछ क्या हुआ, इस बात का इम्कान है? देखिए, जो कभी इम्कान है वो इस बात का है कि सबसे पहले 11 तारीख को सब ने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में इस मामले को पूरा प्रूव किया जाएगा कि कौन सी समरी कहां से किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत निकाले, और वहां पर 1-2 दिन के अंदर समअप करने के बाद अगली कार्रवाई असेंबली में लाई जाएगी।
और असेंबली में 2 कार्रवाइयां प्रॉपर चलाई जाएंगी। एक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आई है अगेंस्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और जो ये अभी कार्रवाई इन्होंने की, जो गवर्नर ने लेटर निकाला, जैसे आज गवर्नर के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कराएगी असेंबली के अंदर, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गेम है जिसको तो हम लोग कहीं ना कहीं सबक तो करेंगे, असेंबली में करें या कमरा अदालत में करें, हम करेंगे सर। वासे क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे पास वक्त कम, फिर कोई तवील नशिस्त आपसे करेंगे। आप यंग पार्लियामेंटेरियन हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं और फिर बहुत बड़ा आप पर एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये इस चीज़ का इसको रिफ़्लेक्ट करता है कि जो यूथ है पाकिस्तान की, इमरान खान उसी को अपना मुस्तकबिल समझते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझते हैं और ट्रस्ट करते हैं उन पर, और उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग भी करते हैं अपनी तकारीर में। बहरहाल आज गवर्नर का ऑर्डर ठुस हुआ और जो PTI और मुस्लिम लीग काफ की जो मुश्तरका हुकूमत है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, और अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स किस तरफ चलती है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तज्ज़िया में, अल्लाह ने के बाद। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।